तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने गॉस का प्रमेय देखा था, उसके बाद हमने देखा था उसके जो सूत्र था उसे हमने प्रूफ किया था। तो अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, आज उसका अनुप्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है, मैं आपको बता दूं कि गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग है। ठीक है, 3 अनुप्रयोग है। तो हम पहला इसमें देख रहे हैं, अनंत लंबाई के सीधी धारावाहिक तार पर या चालक तार पे हम कह सकते हैं कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक कोई चालक तार है और जो अनंत लंबाई का एक चालक तार है, जिसमें हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए, इसे जानने से पहले मैं आपको बता दूं, इसे अनंत लंबाई वाले सीधे धारावाहिक, ठीक है, इसे देखिए, इसके जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करने से पहले, ठीक है, इसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हम जब अनंत लंबाई पे हम आवेशित तार पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब गणना करेंगे, तो इसको गणना करने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा डेरिवेशन जो है बड़ा होगा, परंतु हमें कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उस फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से समझ लिए, या तो देखिए अच्छे से अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा। ठीक है, अगर बीच बीच से कोई भी टॉपिक आपको उठाकर यूट्यूब पे डाल दिए होंगे और ऐसे देख रहे होंगे, तो देखिए इन फॉर्मूलों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मिटा दूंगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूले को याद रखिएगा। सबसे पहले आवेश, ठीक है, आवेश Q इक्वल टू, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूले को याद रखिएगा। Q इक्वल टू होता है लैम्डा बाई एल। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, Q इक्वल टू लैम्डा बाई एल। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला जो हमने गॉस के प्रमेय से हमने पढ़ा था, गॉस के प्रमेय से हमने निकाला था फाई ई इक्वल टू क्या निकाला था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए यहीं से मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे। देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले Q का निकाला, Q निकाल दिया, उसके बाद आवेश निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब ये दोनों निकाल दिए, उसके बाद गॉस के प्रमेय में फ्लक्स, जो फ्लक्स निकला विद्युत फ्लक्स, उसका मान यहाँ पे रख पुटअप करेंगे और जो Q का मान है वो यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये मतलब यहाँ पे रखा जाएगा, तो यहाँ से E जो होगा यहीं पे रख दिया जाएगा। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यह यहीं पे रख कर इसको हमने इधर भेज देना है, ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो वहीं से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब इसको बनाया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस इतना जानिए कि आपको ये तीनों फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लिए होंगे। ठीक है, परंतु ये फॉर्मूला आपके लिए नया होगा, तो याद रखिएगा, ये क्या है, ये जो लेम्डा है ये आवेश घनत्व है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो Q इक्वल टू लेम्डा बाई एल है। ठीक है, लेम्डा बाई एल, परंतु ये लंबाई के लिए है, क्योंकि हम देख रहे हैं अनंत लंबाई वाले सरल रेखीय चालक पर या सीधी रेखीय चालक पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो चालक है उसकी लंबाई है, परंतु कोई ऐसा पृष्ठ होगा जिसका क्षेत्र होगा तो हम एरिया से गुणा करेंगे, या जिसमें आयतन होगा तो उसमें हम वॉल्यूम भी से गुणा कर देंगे। तो देखिए जो होगा, ठीक है, लंबाई हो तो लंबाई से, एरिया हो तो एरिया से, या वॉल्यूम हो, आयतन हो तो आयतन से गुणा कर देंगे आवेश घनत्व में, तो वो हमारा उस पृष्ठ पर क्या निकल जाएगा, आवेश निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस इतना आपको, बस मैं केवल आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीन जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लीजिए, यहीं से आपको बताया जाएगा। इस फॉर्मूले का जब प्रयोग किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये फॉर्मूला का प्रयोग हो रहा है। अगर इन फॉर्मूले को आप समझ गए तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो ये हमने मान लिया एक सरल रेखीय चालक ले लिया। ठीक है,
ये हमने एक सरल रेखीय चालक ले लिया है ऐसे, ठीक है, जो क्या है सरल रेखीय चालक है, ये L सरल रेखीय चालक है, ठीक है। और इस पर प्लस क्यू आवेश हमने दिया, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, इस पर जब प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है, जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया मतलब इस पर जब आवेश दिया तो इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या हो गए, उत्पन्न हो गए इस प्रकार से, ठीक है। एक बेलन के आकार से इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, ठीक है। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए बेलन की तरह, ठीक है। और याद रखिएगा इसकी जो चालक तार से बेलन की लंबाई है वो लंबाई नहीं सॉरी त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या है वो r है, ठीक है। और बेलन की जो लंबाई है ये लंबाई है, इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। और इस बेलनकार जो पृष्ठ है इस पर आवेश घनत्व तो क्या है, लेमडा है, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी आपको फिगर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको जैसे बताया जा रहा है वैसे आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद नीचे फिगर बनाना है, उसके बाद जो डेरिवेशन आपको किया जाएगा, जो आपको सूत्र प्रूफ किया जाएगा उसे आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को बताना है कि एक सरल रेखीय चालक होता है जिस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं, अनंत लंबाई वाला एक सरल रेखीय चालक होता है जिस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो एक बेलनाकार आकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बेलन की त्रिज्या r है तथा बेलन की लंबाई l है तथा सरल रेखीय चालक पर आवेश घनत्व q है, आवेश घनत्व सॉरी लेमडा है, ठीक है। इतना आपको बात लिखना है, ठीक है। उसके बाद समझिए, ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। और इसी बिंदु पर हमें क्या क्या करना होता है, इस बिंदु पर याद रखेंगे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी होती है, ठीक है। तो जब इस बिंदु पर इसी बिंदु पर हमें क्या निकालना होता है, ये मान लीजिए बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए 3 पृष्ठ हो गए, ठीक है, एक S1 पृष्ठ, एक ये पृष्ठ हो गया, ठीक है, और एक S2 पृष्ठ, ये एक पृष्ठ हो गया, और एक S3, ठीक है, S3 पृष्ठ हो गया। आप बेलन तो देखे ही होंगे ना, तो देखिएगा उसमें 3 पृष्ठ होता है, ठीक है। एक ये पृष्ठ हो गया, ये ऊपर वाला ये जो इतना है, ठीक है, इसको मैं करूंगा नहीं ऐसे, ये जो पृष्ठ है एक S1 है, ये S2 है, और एक पूरा ये S3 है, S3 पृष्ठ, ठीक है। तो हम एक एक पृष्ठ पर निकालेंगे, सबसे पहले एक एक पृष्ठ पर निकालेंगे हम क्या, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम निकालेंगे कि इस पूरे चालक है, जो चालक तार है बेलनकार चालक, जो बेलन जो ये सरल रेखीय चालक है इस पर क्या है, आवेश कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अनंत या अनंत मत लिखिए, सिंपल से लिखिए चालक तार पर उत्पन्न कुल आवेश, ठीक है। जो चालक तार है या सरल रेखीय चालक तार है उस पर कुल आवेश कितना है, तो हम जानते हैं आवेश बराबर क्या होता है, जो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश बराबर क्या होता है, लेमडा बाई L, ठीक है। लेमडा क्या है, इसका आवेश घनत्व है और इसकी जो लंबाई है, जब आवेश घनत्व और लंबाई का गुणा कर देंगे तो यही क्या निकल गया, इस चालक पर जो आवेश है वो निकल गया, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, तो यही फॉर्मूला आपको लिखा गया है, ठीक है। तो इसे आप कोष्टक में कर लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने एक एक पृष्ठ पर, सबसे पहले तो हमने इस पर टोटल जो क्षेत्रफल है इस पर हमने जो लंबाई वाला जो बेलनकार है इस पर हमने आवेश देख लिया, ठीक है। उसके बाद अब S1 पृष्ठ पर हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे S1 पृष्ठ पर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक ऐसा दूंगा कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस आपको समझना है कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अंत में बताऊंगा आपको कि कैसे ये आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे में अब हम निकालेंगे S1 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे क्या कि S1 पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत
फ्लक्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया S1 पृष्ठ, मतलब S1 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स कितने हैं। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स को हम किससे, फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। ठीक है, तो फाई ई लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो हमने ई लिख दिया। देखिए यहाँ से फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो हमने ई डी एस और कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने फाई इक्वल टू मतलब जो क्या है विद्युत फ्लक्स है, ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ये सूत्र होता है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो देखिए ये डी एस एक पृष्ठ है, मतलब एक छोटा सा पृष्ठ है, परंतु हम जान रहे हैं कि यहाँ पर S1 पृष्ठ है, ये S1 पृष्ठ है, तो हम इसके जगह पर फाई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू हम ई या सिंपल से ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, हम यहीं पे एस डी एस को हटाकर S1 पृष्ठ लिख सकते हैं ना, S1 पृष्ठ, इसमें बीच में क्या है, गुणा है। ठीक है, S1 पृष्ठ लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि S1 पृष्ठ है तो S1 पृष्ठ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो थीटा का मान होगा विद्युत क्षेत्र की तुलना में, इसका जो थीटा का मान होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई S1 और कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अगर कॉस 90 का मान 0 होता है सॉरी, जब कॉस 90 का मान 0 होता है तो ये सभी क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये सभी गुणा में है, तो ये भी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू क्या निकल गया, फाई ई इक्वल टू 0 निकल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका निकल गया सबसे पहले S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब हम इसको मिटका रहा हूँ। ठीक है, इधर आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर कर देंगे। ठीक है, इसको मिटका दूँ। ठीक है, देखिए ये तो इतना था आपको फाई ई S1 पृष्ठ ये हो गया। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया कि जो फाई ई है मतलब विद्युत फ्लक्स है, ई S1 कॉस 90 है और कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी गुणा में है तो 0 हो जाएंगे। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाई ई 1 कर लीजिए। ठीक है, फाई ई 1 कर लीजिए, क्योंकि हम पहले के लिए निकाल रहे हैं, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे के लिए निकालेंगे, तो ऐसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाई 1 कर लीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो पहले के लिए निकल गया। अब हम निकालेंगे ठीक है, अब हम निकालेंगे S2 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। ठीक है, S2 पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, S2 पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम S2 पृष्ठ पर निकालेंगे, तो हमने फॉर्मूला जाना है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर भी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई और डी एस की जगह पर S2 पृष्ठ है तो S2 लिख देंगे, S2 और कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो थीटा का मान होता है वो 90 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई S2 और कॉस थीटा का मान कितना होता है, 90 होता है, और 90 का मान हम जानते हैं कॉस 90 इक्वल टू 0 होता है। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी S1 का भी क्या हो गया, 0 हो गया था। ठीक है, यहाँ से S1 का भी 0 हो गया था, S2 का भी 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो S2 का भी जो विद्युत फ्लक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो एक बात आपने गौर किया होगा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे आपको पता चल गया 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, कैसे आपको पता चल गया कि थीटा का मान 90 होता है। तो देखिए ये बात याद रखिएगा कि ये एक ट्रिक से आप याद रखिएगा कि जो देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र ये क्या है, इसके समानांतर है। जो देखिए ये क्या है,
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे समानांतर है, और जो समानांतर होती है मतलब थीटा इक्वल टू 0 होता है ना, तो देखिए इसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है। अगर ये दोनों समानांतर हैं, ठीक है, ये भी समानांतर है और ये भी क्या है, ये भी समानांतर है इस रेखा के, ठीक है, तो ये दोनों समानांतर है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो आप कह रहे हैं कि 90 लिखे हैं हमने, तो देखिए इसमें अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90, जो समानांतर होगा वो 90 डिग्री होगा, और जो क्या होगा, लंबवत होगा वो 0 होगा, ठीक है। जैसे ये जो है ये क्या है, ये इस रेखा के ये लंबवत है, जो S3 पृष्ठ है ये लंबवत है, ठीक है, इस रेखा के ये लंबवत है, ठीक है, ये लंबवत है कि नहीं, और ये दोनों समानांतर हैं, ठीक है। तो ये जो लंबवत है ये S3 लंबवत है, इसका मतलब S3 का मान क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हम 0 लेंगे, और जो क्या था, थीटा इक्वल टू हम 0 लेंगे, और जो समानांतर था उसमें हम थीटा इक्वल टू 90 लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा डेरिवेशन है सभी को ट्रिक से एक तरीके से सोचकर आपको याद करना है, ठीक है, और आपको लिखना भी है एग्जाम में ना, ठीक है। तो एक ट्रिक से याद कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए S1 के लिए निकाल लिया, S2 के लिए S1 के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लिए, S2 के लिए विद्युत फ्लक्स, अब S3 के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो फिर से लिखेंगे पुनः से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब लिखेंगे S3 पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। S2 पृष्ठ पर क्या होता है, S3 पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स। तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, फाई E इक्वल टू क्या होता है, E ds cos थीटा, ठीक है, E ds cos थीटा, और ds क्या है, S3 है, S3 पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो S3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ये थीटा इक्वल टू हम जानते हैं, थीटा इक्वल टू हमने क्या लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। तो S3 हमने लिया, ठीक है, S3 के लिए निकाल रहे हैं तो S3 लिया, ठीक है, और उसके बाद cos थीटा यहाँ पे 0 होता है, और हम 0 का मान जानते हैं 1 होता है, तो 1 जब इसमें गुणा हो जाएगा तो इतना ही होगा, तो फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ES3, ठीक है, 1 का गुणा होगा तो ये 1 ही हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण थर्ड हो जाएगा, ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे S1 पृष्ठ के लिए निकाला गया था, ये S2 पृष्ठ के लिए निकल गया, ये S3 पृष्ठ के लिए निकल गया, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, S3 पृष्ठ के लिए। अब हम देख रहे हैं S1 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालें, S2 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालें, उसके बाद S3 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालें, उसके बाद अब हम संपूर्ण मतलब कुल विद्युत फ्लक्स कितने हैं, तो जब हम तीनों का ये जब तीनों विद्युत फ्लक्सों को जोड़ देंगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें संपूर्ण में विद्युत फ्लक्सों की संख्या है कितना। तो हम लिखेंगे तब लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, तब लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद जब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, ठीक है, फाई E1 फाई E2 फाई E3, मतलब ये तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएंगे। तो यहाँ से फाई E इक्वल टू E1 का मान क्या है, 0 है तो 0 लिख दिया गया, फिर से E2 का मान भी 0 है तो 0, और E3 का मान क्या है, ES3, ठीक है, तो E लिख दिया गया और S3 लिख दिया गया, ठीक है, S3 लिख दिया गया। उसके बाद फाई E इक्वल टू क्या हो गया, मतलब S3 हो गया, ठीक है, S3 हो गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हो गया S3। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है, तो यहाँ पर ये जो बेलनाकार पृष्ठ है, तो यहाँ पर हम बेलनाकार पृष्ठ पर S3 की जगह पर जब बेलनाकार पृष्ठ है तो इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा, ठीक है। S3 पृष्ठ को बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrl होता है कि नहीं, ये आपने पढ़ा होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये बेलन का आकार क्या है, तो यहाँ पर S3 का मान भी क्या हो जाएगा, S3 का मान 2πrl लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेलन का है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2πrl,
आर एल, ठीक है, 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हम ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका निकल गया कुल विद्युत फ्लक्स। आप यहीं से S3 का मान इतना रख देते हैं, ठीक है, तो इतना आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 पाई आर एल रख दिए होते हैं, 2 पाई आर एल रख दिए होते हैं, उसके बाद इतना आ गया होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे मान नहीं रखा है, ठीक है। तो आपको बस जानना है कि जब ये बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार जो विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो S3 जो पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो देखिए हमने दो चीज़ निकाल लिया, दो चीज़ों की जरूरत थी, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने, समझिएगा, यहाँ से हमने आवेश निकाल लिया, तब जाकर कुल फ्लक्स निकाल लिए। अब हम जानते हैं गास के प्रमेय से, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद समझिएगा यहीं से, ठीक है, जगह कम है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे गास के प्रमेय से, ठीक है, गास के प्रमेय से, ठीक है। हम गास के प्रमेय से जानते हैं क्या, फाई इक्वल टू, क्या जानते हैं, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने सूत्र आपको पहले ही बताया था, ठीक है। ये गास का प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने दो चीजों को ज्ञात कर लिया। सबसे पहले फाई ई, देखिए फाई ई यहाँ पे है, तो फाई ई का मान हम इतना यहाँ पे पुटअप करेंगे। उसके बाद क्यू का मान है, तो क्यू का मान हमने शुरू में ही ज्ञात कर लिया था, क्यू बराबर लैम्डा बाई एल होता है। तो इन दोनों का मान यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो फाई ई का मान हमने यहाँ से लिया है, तो हम इसका मान रखेंगे, तो ई 2 पाई आर एल, ठीक है, ये हो गया 2 पाई आर एल, इतना मान रख दिया फाई ई का। उसके बाद इक्वल टू देंगे, उसके बाद क्यू का मान हमने लैम्डा बाई एल रखा है, तो लैम्डा बाई एल रख देंगे, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, ठीक है, रख दिया गया। उसके बाद देखिए जब ये क्या है, इधर देखिए ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है कि नहीं, इसके नीचे बटे में 1 है, तो देखिए ये ऊपर एल है, ये ऊपर एल है, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एल से एल कैंसिल हो गया। उसके बाद अब क्या बचा, यहाँ पे ई 2 पाई आर बचा, केवल यहाँ पे 2 पाई आर, ई 2 पाई आर बचा, और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो ये जो गुणा में है इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा ना, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ई को यहीं पे छोड़ दिया, और ये है जो ये 2 पाई आर है, इसको हमने इधर भेज दिया। तो ऊपर क्या बचा था, लैम्डा, और यहाँ पे आ गया 2 पाई आर, और एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। देखिए यहाँ से बस एल से एल कट गया है, ठीक है, लंबाई लंबाई से हो गया। उसके बाद ये 2 पाई आर है, ये इधर गुणा में था, सभी इधर आ गया तो भाग में हो गया। तो देखिए 2 पाई आर, और लेमडा था तो लेमडा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और ऊपर केवल लेमडा बचा था तो लेमडा लिख दिया। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होता है, अनंत लंबाई वाले सीधी रेखीय, सीधी आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग हेडिंग की तरह दिया गया है, परंतु बात एक ही यही है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे भी आप छोड़ देंगे तो आपको आंसर पूरा फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। परंतु अगर हमें न्यूमेरिकल के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखिए, अब एप्सिलॉन नॉट का मान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो ऐसे दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में, ठीक है, जो E इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अगर हम दोनों में ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से गुणा करा दे तो कोई दिक्कत है, ठीक है, बताइए आप। यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में 2 से गुणा करा दिया जाए तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि दोनों बातें की है। अगर 2 से अभी 2 से काटें तो एक बार में दोनों कट जाएंगे, एक गुणा होगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 2 हम ऊपर गुणा कराते हैं तो देखिए इससे फायदा क्या है, यहाँ से E हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बाई ये 2 दूना 4 हो गया ना, 2 से 2 में गुणा हो गया तो 2 दूना 4 और पाई ये आर, ठीक है। और उसके बाद ये 2 ऊपर एप्सिलॉन नॉट गुणा हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट बटे, सॉरी यहाँ पे ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या हुआ है, बस 2 ऊपर जाकर यहाँ पे गुणा करा दिया है तो 2 दूना 4 हो गया है, और पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। और यहाँ से 2 लेमडा यहाँ पे क्या हो गया है, 2 लेमडा और आर इधर कॉमन हो गया है। क्यों ऐसा हमने किया है,
क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं, ठीक है, कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। तो ये मान होता है, जब इतना मान हम इतना रख देंगे उसके बाद बस लेमडा और त्रिज्या ये दोनों चीज़ का मान दिया होगा तो वहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, इसलिए हमने इसको कॉमन किया है, ठीक है। तो अगर मैथ आपका थोड़ा सा भी स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा बेसिक जानते होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्यों किया गया है ऐसे, ठीक है, ये इधर कैसे गुणा हुआ है, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ले लिए होंगे। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में तो आया ही होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आपको बेसिक से बताया गया है, ठीक है, और एक एक बात आपको बताया गया है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमने थोड़ा सा भी मेहनत आपके लिए किया है, आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, अगर आपको सीखने को इससे मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, जैसे यही आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, तो इसको आप सीधी से यूट्यूब पर सर्च मारिए, ठीक है, यूट्यूब पर इतना लिख कर उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए विद्युत समझ में नहीं आ रहा है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में नहीं आ रही हेडिंग, तो आप लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद हमारे चैनल का नाम लिखिए, आपको वीडियो अच्छे से मिल जाएगा और आप वहां से जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर क्लास 12 के लिए जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से एक एक करके आप पार्ट वाइज, पार्ट 2 ऐसे, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके आप वीडियो के सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा अंत में कि इससे पहले वीडियो को सबसे पार्ट 1 करके लिंक दे दिया जाएगा, और इसके बाद जो दूसरा अनुप्रयोग आएगा, ठीक है, जो आयताकार चादर पे जो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा पार्ट 3 करके, ठीक है, पार्ट 3 करके दे दिया जाएगा, गॉस का प्रमेय पार्ट 3, ठीक है, ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।